तो हमने लगभग पूरी बात कर ली है कि सिलेबस क्या है, और सिलेबस तो अपनी बुक में भी है। ठीक है, आज हम करते हैं पहला चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, पहला यानी पहला ही चैप्टर। कौन से सब्जेक्ट का? केमिस्ट्री। ठीक है, और हमारी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। पिछले बार को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर नहीं, अगले 4 चैप्टर जो केमिस्ट्री के तुम्हें पढ़ने हैं, अगर तुम्हें अच्छे से समझना है तो तुम्हें पुराना थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा 9th क्लास का। दूसरी बात, 9th क्लास में मैं चिल्ला के एक बात कहता था कि 10th क्लास में तुमको ये नहीं बताया जाएगा कि किसका फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला, डायरेक्ट नाम ले लिया जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, लेकिन अभी भी अगर भूल गए हो तो अपन थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूला को समझने के लिए हमें उसका एक चीज़ बस याद होनी चाहिए, और वो क्या है? एटॉमिक नंबर। समझ आ गया? तो कुछ क्या एटॉमिक नंबर मैं लिख देता हूँ, जैसे हाइड्रोजन का 1 था, है ना, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, कार्बन का 12, अच्छा एटॉमिक मास था, मैग्नीशियम का 12, ठीक है, सोडियम का 11, ठीक है। और अगर अपन बात करें, ठीक है, अपन देखते जाएंगे। ठीक है, एक अपन ने क्लोरीन का देखा था, क्लोरीन का कितना था? 70। ठीक है, यही आते हैं, इनमें से कुछ और एक्स्ट्रा आते हैं, तो जैसे जैसे आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि हम इसमें से फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो मैंने तुमको अभी एग्जाम्पल दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में तुम्हें तुरंत दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? एक कौन सा एलिमेंट है? मैग्नीशियम, और एक है क्लोरीन। मैग्नीशियम और क्लोरीन, क्या मैं क्लोरीन को यहाँ पर क्लोराइड बोलूँगा जब फॉर्मूला बनाएंगे तो? हाँ, क्योंकि मैग्नीशियम का कौन सा साइन होगा? पॉजिटिव, और क्लोरीन का कौन सा होगा? नेगेटिव। लेफ्ट साइड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव, राइट साइड जो होता है हमेशा नेगेटिव, और नेगेटिव वालों को हम आइड लगा देते हैं तो क्लोराइड हो जाएगा। ऑक्सीजन होगा तो ऑक्साइड, ठीक है ना, नाइट्रोजन होगा तो नाइट्राइड, ठीक है, नाइट्रोजन का भी यहाँ पर क्या होता है? 7। तो अब मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, तो सबसे पहले मुझे इनका क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। मैग्नीशियम का 12, क्लोरीन का 17। अब मुझे इनका कन्फिगरेशन करना है, यानी शेल्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले शेल में 2, 8, 2, इसमें 2, 8, 7, ठीक है, 17, ये 12, ये 17। अब मुझे बताना है कि इसके पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दे देगा, और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। लेकिन हमें ऐसे याद करना है क्या? नहीं। हमें क्यों पता हो कि इसमें पॉजिटिव साइन ही लगेगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने 2 दे रहा है तो हमें कैसे पता है कि मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज ही लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? प्लस या माइनस? नेगेटिव। कौन सा साइन होता है? नेगेटिव। अब अगर मैं इसमें से 2 नेगेटिव साइन हटा दूं तो कौन से 2 साइन बढ़ जाएंगे? पॉजिटिव बढ़ जाएगा। 2 नेगेटिव हटा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, प्रोटॉन तो इतने ही थे। ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये एक्चुअली क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन तो 12 ही रहे, 2 मैंने क्या हटा दिए? इलेक्ट्रॉन हटा दिए। समझ में आ गया? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हट गए। अब प्रोटॉन 12 है, इलेक्ट्रॉन 10, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। कितना? 2। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में। कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और, क्योंकि आखिरी में कितने करने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स।
तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसके पास प्रोटॉन 17 है और इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए? 1। क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस। और इसी से हमारा तकिया कलाम चलता था, एक रटा रटाया डायलॉग, जितना चार्ज उतनी वैलेंसी। तो यहाँ पर इसका चार्ज है 2, यहाँ पर इसका चार्ज है 1। क्या कर देंगे? क्रिस क्रॉस कर देंगे। मैग्नीशियम को क्या मिला? क्लोरीन को क्या मिला? बन गया फॉर्मूला। समझ में आ गया? तुरंत आना चाहिए लेकिन अब ये चीज़, क्योंकि अब 10th क्लास में आपको ये सब नहीं करने दिया जाएगा, और करना हो तो ये रफ में करना पड़ेगा, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? वो 9th में मिलते थे। 10th में लिखा रहेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस दिस, तो क्या बनेगा? तो तुम्हें मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला आना चाहिए। समझ में आ गया? हमने कुछ पॉली एटॉमिक भी पढ़े थे, जैसे सल्फेट है ना, और फॉस्फेट, नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड, OH-। ये सब अगर तुम्हें आते हैं तो तुमसे ये चैप्टर आसानी से बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अपने हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी में, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये लिखने की नीड नहीं है क्योंकि ये आता है, ठीक है? और अच्छे खासे नोट्स बनाए थे अपन ने, रखे हैं या नहीं कि बेच दिए रद्दी वाले को? कितने रुपए मिले? रखी है ना, रखे रहना, क्योंकि स्पेशली केमिस्ट्री उसमें बहुत काम आएगी तुम्हारे, ठीक है? पॉली एटॉमिक वगैरह सब उसी में दिए हैं, मैं यहाँ पर अलग से नहीं बताऊँगा। क्या होता है भैया केमिकल रिएक्शन? सिंपल भाषा में अगर मैं पूछूं तो रिएक्शन बिटवीन टू केमिकल्स, कंपाउंड्स भी कह सकते हो बट एलिमेंट्स भी आ जाता है उसमें, तो कंपाउंड्स और एलिमेंट्स को कुल मिलाकर मैं क्या बोल दूंगा? केमिकल्स। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? रिएक्शन बिटवीन टू केमिकल्स टू फॉर्म a new very good product। मैं कुछ चीज़ें बता दूं तुमको। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? हम लिखते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, A + B gives C, या फिर A gives B + C, ठीक है? ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें लेफ्ट साइड में एक केमिकल्स होते हैं, राइट साइड में केमिकल होते हैं। ये वो केमिकल हैं जो आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पर भी सेम हो रहा है, बस उल्टी प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर एक केमिकल है जो टूट कर दो नए केमिकल बनाता है। इन्हीं में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे आगे चल के अगली क्लासेस में, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कि यहाँ पर दो आपस में रिएक्ट होकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ पर एक टूट कर दो नए प्रोडक्ट बना रहे हैं। हम जहाँ पर रिएक्शन को बताते हैं कि प्रोडक्ट बन रहा है, वहाँ पर हम एक क्या लगा देते हैं? एरो लगा देते हैं, ठीक है? तो और जहाँ पर हम दो को आपस में रिएक्ट कराते हैं, वहाँ पर बीच में क्या लगा देते हैं? प्लस। या फिर दो चीज़ें नहीं बन रही हैं तो बीच में क्या लगा देते हैं? प्लस। समझ आ गया? अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाकर क्या बनाता है? H2O। हाइड्रोजन क्या थी? गैस। ऑक्सीजन क्या थी? गैस। दोनों मिल गए, इसलिए बीच में कौन सा साइन है? पॉजिटिव। इन दोनों ने मिलके बनाया कुछ नया। क्या बनाया? जो कि क्या है? एक किस स्टेट में होता है? लिक्विड में। दो गैस ने मिलके एक लिक्विड कुछ नया बनाया, ठीक है? याद रखना, इधर के दो चीज़ें या फिर जितनी भी हों, दो हों, तीन हों, चार हों, एक हों, इधर की लेफ़्ट साइड वाली, एरो के लेफ़्ट साइड वाले चीज़ों को या केमिकल्स को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? क्योंकि आपस में क्या हो रहे हैं? रिएक्ट हो रहे हैं। सिंपल। दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा या एक रिएक्टेंट मिलकर क्या बना देता है? एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना देता है। तो एरो के राइट साइड में क्या होते हैं? प्रोडक्ट।
एस लिख दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा भी बन सकते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पर भी ए क्या है? नहीं, मैंने क्या बोला? एरो के लेफ्ट साइड हमेशा क्या होगा? रिएक्टेंट। नंबर से याद नहीं रखना है कि एक है तो प्रोडक्ट ही होगा, कई हो सकते हैं, 1 to thousands, ऐसे 100,000 चीज़ें तो नहीं मिलके बनाओगे, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ इसका कोई नंबर फिक्स नहीं है। एक है तो भी रिएक्टेंट है, एक से ज़्यादा है तो भी रिएक्टेंट है, क्योंकि ये क्या हो रहा है? रिएक्ट हो रहा है और मिलकर क्या बना रहा है? प्रोडक्ट। एक है तो भी प्रोडक्ट है, एक से ज़्यादा है तो भी। सिर्फ देखना है एरो के लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है। एरो के लेफ्ट साइड क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स। एरो के राइट साइड क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? CO2। रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं इसमें? कार्बन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? ठीक है, इसको हम उल्टा कर दें तो बिल्कुल उल्टी प्रोसेस हो जाएगी। CO2 ने क्या बना दिया? टूट के कार्बन और ऑक्सीजन। वैसे तो टेक्निकली ये बहुत रेयर रिएक्शन है, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, ये हो सकती है, वाटर टूट के क्या बना दे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस केस में अब बताओ रिएक्टेंट क्या है? ए, वाटर। समझ आ गया? H2O रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बन जाएंगे? प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, क्योंकि एरो के राइट साइड आ रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, कभी भी कोई रिएक्शन ऐसे मत लिखना, मैंने लिख दी, ठीक है, क्योंकि मुझे आलस आ रहा था। लेकिन कोई भी रिएक्शन ऐसे मत लिखना जो लेफ्ट साइड जा रही हो, हमेशा किस तरफ जाती है? राइट साइड। समझ में आया? अब हम कुछ ये लिख लो, केमिकल रिएक्शन, उसके डेफिनेशन। अभी चल रहा है वीडियो? बार बार कह रहा हूँ, फंडामेंटल चैप्टर है पूरे आने वाले हायर क्लासेस का। ठीक है, ये तो मैं बहुत बेसिक अभी बता रहा हूँ, हम आगे चल के जैसे जैसे डिटेल में जाएंगे बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा तुम्हें कि बहुत अलग सी चीज़ पढ़ रहे हैं। लिख लिया ये? चलो, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट समझ में आ गए? ठीक है, इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं। ठीक है, एक में तुम्हें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उसी में आएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। दूसरे तरफ तुम्हें पढ़ना है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। पहले मैं तुमको पढ़ाऊंगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद पढ़ाऊंगा रिएक्शंस के टाइप क्या होते हैं, ताकि हम दोनों को एक साथ पढ़ के जब क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चन हमें लगाने हैं बैलेंसिंग के। इस चैप्टर का एक बहुत मेजर पार्ट है बैलेंस करना रिएक्शन को। अभी मैंने जैसे लिख दिया था H2 + O2 गिव्स H2O। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? यहाँ कितने? 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? और यहाँ प्रॉब्लम है, 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें ना इसको बैलेंस करना सीखना होता है, लेकिन बैलेंस करने से पहले हमें थोड़ी सी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि केमिकल इक्वेशन आखिर क्या होती है, उसको लिखा कैसे जाता है और कुछ कीवर्ड्स उसमें होते हैं वो क्या होते हैं। समझ में आया? ठीक है, अभी मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे हाथ में बुक नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बेसिक चीज़ें याद रखना। ठीक है, कल से मैं बुक फॉलो करूँगा, लेकिन अभी बिल्कुल इस चैप्टर की जो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने लिखा A + B गिव्स C। मैंने तुमको हवा में बोल दिया कि A और B ने मिलके C बना दिया, तो ये मैंने क्या कर दिए, 2 केमिकल्स को रिएक्ट करा दिया। तो इसको मैं बोलूँगा क्या हो रही है, यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन। लेकिन क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो कैसे रिएक्ट हुए और कैसे क्या बने? A क्या था, B क्या था, C क्या बना? इमेजिन कर पा रहे हो? बिल्कुल नहीं।
मैंने बोला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर बना दिया। अब कैसे बना दिया, कैसे वो वाटर बन गया? अगर हाइड्रोजन H है, ऑक्सीजन O है और वाटर H2O है, ये कैसे बना? इसको मुझे लिखना पड़ेगा, तब जाकर तुम समझ पाओगे। समझ आया? मैं मैथ्स में कभी तुमको पढ़ाते हुए ये बोल दूँ कि मोक्ष 21 इंटू 21 ये होता है या 11 इंटू 46 ये होता है, तो तुम कैसे इस चीज़ को मानोगे कि सर जो कह रहे हैं वो सही है? मान लोगे क्या जब तक उसको सॉल्व नहीं करोगे? ठीक है, तो जब हम लिखते हैं किसी चीज़ को तो वो इक्वेशन के फॉर्म में आती है। सेम हम करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री में। जब मैंने इसको लिखा तो मैंने एक रिएक्शन को रिटन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब मैं रिटन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो वो क्या बन जाती है? केमिकल इक्वेशन बन जाती है। समझ में आ गया? इसकी डेफिनेशन मैं कल लिखवाऊंगा तुमको, अभी बस इतना समझो बेसिक चीज़। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लिखा ना मैंने, इसने मिलकर क्या बना दिया? वाटर बना दिया। ये क्या लिख दी मैंने? एक रिएक्शन की इक्वेशन लिख दी। समझ आए? रिएक्शन तो यही थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बन गए? वाटर। लेकिन मैंने जब लिख दिया तो ये क्या लिख दी मैंने? एक इक्वेशन लिख दी। इतना क्लियर है? इक्वेशन के लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं। राइट साइड में क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स होते हैं। अब लेकिन हाइड्रोजन किस फॉर्म में है ये मुझे पता चलेगा जब मैं एक चीज़ लिख दूंगा यहाँ पर G। जब भी मैं लिखता हूँ ब्रैकेट में G, इसका मतलब होता है गैस। किस फॉर्म में है ये चीज़? गैस फॉर्म में। ऑक्सीजन भी किस फॉर्म में है? गैस। लेकिन वाटर जो बना वो किस फॉर्म में बना? तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? L। तो जब मैं लिखता हूँ L तो वो क्या होता है? लिक्विड। अब मैंने प्रॉपर लिखी है इक्वेशन। समझ आ गया? एक और एग्जांपल लेते हैं। C+O2 gives CO2। कार्बन को मैंने जला दिया। जलाना यानी किससे रिएक्ट करना? ऑक्सीजन से, है ना? 9th क्लास में बताया था, 2nd चैप्टर में। जब मैं किसी भी चीज़ को जलाता हूँ तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता हूँ। तो मैंने जिस चीज़ को जलाया वो सॉलिड फॉर्म में भी तो हो सकता है। तो जब भी मैं S लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है? सॉलिड। जैसे मैंने कोयला जला दिया, कोयले में कार्बन होता है या नहीं? होता है। तो मैंने कार्बन को जला दिया। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगी? गैस फॉर्म में होगी। ये क्या बन गई? CO2। किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। और अब मैं इसमें एक एरो लगा देता हूँ। कैसा एरो है? ऊपर की तरफ जा रहा है। जब मैं बोलता हूँ कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है तो वो उड़ गई है, यानी गैस जो है वो हवा में चली गई है। समझ में आ गया? जब मैं कभी भी नीचे की तरफ एरो लगा देता हूँ तो कुछ ऐसा बना है जो कि किस फॉर्म में हो सकता है? सॉलिड, और जाकर नीचे जम गया है। समझ आया? इसका मैं एग्जाम्पल कल तुमको बताऊंगा जब प्रॉपरली पढ़ाऊंगा। तो बस मैं तुमको अभी बता रहा हूँ केमिकल इक्वेशन लिखी कैसे जाती है। ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो हर केमिकल रिएक्शन में इम्पॉर्टेंट होते हैं। समझ आया? तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि H2SO4 व्हेन रिएक्ट्स विथ NH4Cl, या फिर मैंने बोला सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो तुम्हें तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, कि सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है और नहीं पता ना? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट बोलूँगा तो समझ जाओगे। हाइड्रोजन यानी H2SO4, ठीक है, सल्फेट यानी SO4, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब NaOH क्यों है ये हमको पता होना चाहिए 9th क्लास से। Na की भी वैलेंसी 1 है, OH की भी वैलेंसी 1 है, NaOH हो गया। और जब ये दोनों रिएक्ट होंगे, अब तुमसे नहीं बोला जाएगा H2SO4 और NaOH, सीधा नाम ले लिया जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला लिखो, रिएक्शन कराओ, प्रोडक्ट भी लिखा रहेगा कि दिस NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O या वाटर। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि H2SO4 किस फॉर्म में पाया जाता है, NaOH किस फॉर्म में पाया जाता है, वाटर तो पता ही है किस फॉर्म में पाया जाता है, और NaCl किस फॉर्म में पाया जाता है।
ये कैसे पता चलेगा? जितनी प्रैक्टिस होगी इस चैप्टर की। समझ में आ गया? ठीक है। तो जब भी तुम किसी भी, और प्रैक्टिस कब होगी? जब लिखोगे। और लिखोगे क्या लिखोगे? जो मैं लिखवाऊंगा लिखोगे। मैं किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, तो वो तुम क्या लिखोगे? एक्चुअली केमिकल इक्वेशन लिखोगे। समझ में आ गया? तो जितनी केमिकल इक्वेशंस की प्रैक्टिस होती रहेंगी इस चैप्टर में, उतना ही तुम्हें समझ में आता रहेगा कि कौन सी चीज़ किस फॉर्म में नॉर्मली पाई जाती है। अब ऐसे बैठ के रटोगे नहीं, H2SO4 लिक्विड, H2SO4 लिक्विड, NaOH सॉलिड, NaOH सॉलिड, NaCl लिक्विड, नहीं रटना है ऐसे बैठ के, प्रैक्टिस करना है। जितनी करोगे उतना समझ आएगा, अच्छा ये लिक्विड में ही पाया जाता है। H2SO4 सॉलिड, तुमने कभी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का ऐसे देखा? मैंने बोला ये लो, ये टुकड़ा है, ये H2SO4 का है, वैसा देखा है क्या? किस में होता है जनरली एसिड? शीशी में होता है। किस फॉर्म में नहीं पता? एसिड नहीं देखा कभी? तुम बताओ, नींबू का रस निकालते हो या नींबू का पाउडर निकालते हो? रस निकालते हो। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। ठीक है ना? तो एसिड्स जो हैं वो जनरली लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, उनको सॉलिडिफाई कर सकते हैं बट नेचुरली वो लिक्विड फॉर्म में। तो अब मैंने बोला सिट्रिक एसिड, या मैंने बोला सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उनके बगल में कौन सा सिंबल लिखोगे? L। समझ आ गया? अपने आप आना चाहिए। NaOH, उसकी ना गोलियां आती हैं छोटी छोटी, तो किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड फॉर्म में। अब क्वेश्चन में अगर होगा सॉलिडिफाइड तो सॉलिड लिख देना, अगर लिखा होगा लिक्विफाइड तो लिख देना लिक्विड। ठीक है, ओके। तो ये बेसिक है। ठीक है, 9th क्लास का जो 3rd चैप्टर है, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना इस चैप्टर के पहले। ठीक है, कल जब आओगे नेक्स्ट क्लास में 9th क्लास का चैप्टर पढ़ के आना, अच्छे से पढ़ के आना। उसमें जो पॉली एटॉमिक थे वो भी पढ़ के आना। चाहो तो कुछ रिएक्शन खुद बना लेना, फॉर्मूला, या तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बना लेना। ठीक है, याद है या नहीं? याद है सर, लेकिन क्या करें, बादाम भी तो आजकल मिलावट वाली आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? तुम बताओ। ठीक है, मैं तुमको कुछ फॉर्मूलाज बनाने देता हूँ, पॉली एटॉमिक के भी हैं, नॉर्मल वाले भी हैं। इनको होमवर्क करके लाना, पहले सीख लेना, एक बार फिर से पूरा देख लेना किसकी वैलेंसी क्या है, कैसे निकालेंगे, और फिर ये सॉल्व करना। अपन ने कितने फॉर्मूले बनाए थे 9th क्लास में? गिन नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कितने बनाए थे। बहुत सारे बनाए थे अपन, आधी कॉपी भर गई थी। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस अभी तुम्हारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होगी। ठीक है, दिमाग के अंदर घुसी होगी। ठीक है, उसको बस तुम्हें कल और प्रैक्टिकली करना है। ठीक है, मैं दे देता हूँ तुमको हाइड्रोजन नाइट्रेट। ठीक है, लिखते जाइए, हम लिख दें आपकी कॉपी में आके, हाइड्रोजन नाइट्रेट, सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है, ये 6 बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, सारे अलग हैं। अब तुम्हारी श्रद्धा हो, ठीक है, तो वो कर लेना, क्रिस क्रॉस। याद है क्रिस क्रॉस? हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो 6 दूनी 12 क्वेश्चंस हैं, करके आना, मैं देखूंगा होमवर्क,
और इसी से तुम्हारा ये चैप्टर आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। और अपन ये वीडियो भी लगातार बनाते रहेंगे, ठीक है, ताकि नुकसान ना हो। डाउट पूछ सकते हो, बार बार कह रहा हूँ। अभी आज जो चीज़ें बताई वो समझ आई अच्छे से, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का मतलब समझ आया, इक्वेशन का मतलब समझ आया, उसको कैसे लिखते हैं वो समझ आया। कल अपन बुक से पूरा फॉलो करेंगे, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक। नोट्स में दे दूँगा, PDF भी डाल दूँगा और लिखवा भी दूँगा। प्रैक्टिस ज़ोरदार करनी है, ठीक है ना। और ये पहले करके आना, ये मेन है, ठीक है। इसके अलावा 10th क्लास है, ठीक है। 9th क्लास में और 10th क्लास में मेन अंतर जो है, पिछले साल भी बताया था, वो ये था कि 9th में जो तुम्हारा टीचर होता है ना, जो तुम्हें जानता है अच्छे से, एक एक बच्चे का नाम, एक एक बच्चे की शक्ल, एक एक बच्चे का लेवल, वो पेपर बनाता है। वो उस हिसाब से पेपर बनाता है कि सबसे डल से डल बच्चा भी उसको सॉल्व कर ले, ठीक है। ये एक बहुत कॉमन बात है, हम लोग से बोला भी जाता है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ मत बनाना ताकि फेल ना हो कोई। लेकिन CBSE ऐसा नहीं सोचता। CBSE को कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे फेल हो रहे हैं या पास। उसको बस ये जानना है कि जो इंडिया भर में जितने भी स्कूल्स हैं उसमें 10th क्लास में बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया गया। अगर बच्चों ने अच्छे से पढ़ा तो 10th क्लास वो बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। अगर बच्चों ने नहीं पढ़ा तो उनको डिफ़िकल्टी आएगी। और मैं बता रहा हूँ कि 10th क्लास में लास्ट में आखिरी का जो महीना होता है उसमें जिन बच्चों ने अच्छे से नहीं पढ़ा होता वो बहुत टेंस हो जाते हैं। मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर तुम्हें टेंस नहीं होना है, अगर तुम्हें परेशान नहीं होना है लास्ट में जाके, तो मैं बस एक चीज़ कहूँगा कि साथ में चलते जाओ। 9th में भी मेरा यही काम था तुम्हारा। कॉपी टाइम पे कंप्लीट करो, नोट्स टाइम पे कंप्लीट करो, टेस्ट टाइम पे दो और चैप्टर को टाइम पे समझ लो। अगर ये चैप्टर तुमने यहीं समझ लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लास्ट तक तुम्हें पूरा याद ही रखना है, समझना तुम्हें यहीं है। ऐसा ना हो कि ये चैप्टर तुमने पढ़ा, आगे केमिस्ट्री के 3 और चैप्टर पढ़े तो फर्स्ट भूल ही गए। बिकॉज फर्स्ट चैप्टर इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री। 4 में से सबसे आसान फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि CBSE तुमसे बिल्कुल भी उसको पता नहीं है तुम कौन हो, तुम किस शहर के किस स्कूल के कौन सी बेंच में बैठे हो, उसको नहीं पता। उसको बस एक चीज़ पता है कि तुम कौन सी क्लास में हो, 10th में। उसको बस एक चीज़ पता है कि तुमसे साइंस आती है। उसको बस एक चीज़ पता है कि उसको पेपर ऐसे सेट करना है कि बच्चे ने अगर पढ़ा है तो उनसे बनेगा, नहीं पढ़ा तो नहीं बनेगा। एज सिंपल एज दैट। और 10th में बच्चे सीरियस हो ही जाते हैं कुल मिला के और पढ़ने लगते हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ वो जो लेवल होता है पढ़ने का वो थोड़ा सा 9th क्लास से बढ़ा के रखना पड़ता है, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है नहीं पता, इसमें आके देखो, नीचे करके देखना पड़ेगा वो। कितना है 4:57, ठीक है। अभी टाइम है अपने पास, बैठ जाओ। गुड इवनिंग। बड़े दिन बाद दर्शन हुए मेरे भी, हाँ ठीक है। कितनी अपन ने ना साइंटिफिक बात करी कि तुम्हें मेरे दर्शन हुए, मुझे तुम्हारे दर्शन हुए, सेम टाइम पे 10th क्लास के बारे में, ठीक है ना। तो यही मैं बता रहा हूँ, नहीं जानता वो कि तुम कौन हो, कैसा पढ़ते हो, वो बस जानता है कि हमें इस टाइप का पेपर सेट करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि तुम्हें देखकर समझ ही नहीं आएगा कि ये मैंने कब पढ़ा था। लेकिन अगर तुमने प्रैक्टिस अच्छी की है तो एटलीस्ट तुम्हें इतना समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर के इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है और मुझे जितना इस टॉपिक के बारे में पता है उसकी नॉलेज को यूज़ करके मैं ये क्वेश्चन कर लूँगा। डेफिनेटली ये चीज़ हो जाएगी अगर तुमने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा हो। तुम्हें तैयारी कैसे करनी है 10th क्लास की, हर चैप्टर का हर टॉपिक पता होना चाहिए। और जैसे मैं 9th क्लास में करवाता था, हर टॉपिक हर चैप्टर के पता होने के लिए सबसे लास्ट में चैप्टर के क्या बना लो उस चैप्टर का माइंड मैप। जैसे ही तुमने माइंड मैप बना लिया तुम्हें एटलीस्ट पता होगा कि चैप्टर में टॉपिक्स कौन कौन से हैं।
टॉपिक्स पता हो गए तो अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए कम से कम तुम क्लिक कर पाओगे कि हाँ ये इस चैप्टर का टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है और ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है। ठीक है, उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि तुम्हें जितनी नॉलेज है उस टॉपिक की एटलीस्ट तुम उसको यूज़ करके कुछ तो कर पाओगे। बाकी मैं तुमसे कह रहा हूँ अगर तुमने अच्छे से क्लास में ये सारे टॉपिक, ये सारे चैप्टर पढ़ लिए बिना ये सोचे कि चलो ये छोड़ देता हूँ, ये छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये स्कोप नहीं है इस बार। ठीक है, जैसे 9th क्लास में कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा था अच्छा इसको रहने दो मत पढ़ो, 10th क्लास में नहीं कहेगा कोई तुमसे हर एक चीज़ पढ़ना है, लेकिन इतनी आसान हो जाएगी वो चीज़ अगर तुमने समझ के पढ़ा, कॉन्सेप्ट से पढ़ा। तो मैं तुम्हें बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी से, आज के दिन से ये माइंडसेट बना लो कि आने वाले जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 8 महीने तुम्हें दिमाग में बस ये रखना है कि मुझे समझ के पढ़ाई करनी है। तुमने जहाँ रटा वहाँ तुम्हारी 10th क्लास के परसेंट ना उधर जो रिज़ल्ट आएगा जून में, मई में, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे अपने आप, अगर तुमने रटने पे ध्यान दिया तो। ठीक है, समझने पे ध्यान दोगे तो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मान लो अभी तुम्हारे परसेंट 50 हैं, मान लो अभी तुम्हें आता है क्या 10th क्लास, तो अभी तुम्हारे 50% है। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो बढ़ते जाएंगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ते जाओगे तो अच्छे से बढ़ते जाएंगे, 80 पे पहुँचेंगे, 85 पे पहुँचेंगे, 90 पे पहुँचेंगे, 95 पे पहुँचेंगे। और जहाँ तुमने आलस किया या रटना शुरू किया तो ऐसे कम होते जाएंगे धीरे धीरे धीरे। तो अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ ये माइंडसेट बनाना। हम तो कोशिश करेंगे, रोज़ करेंगे, डेली आकर करेंगे। कौन से दिन के अलावा? संडे को नहीं। ठीक है, संडे को आराम करो, एक दिन आराम को भी चाहिए। हर दिन ये कोशिश करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट को समझते जाएं। ठीक है, नोट्स पढ़ना, जहाँ ना समझ आए बार बार पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने तुमको 1 साल पढ़ाया है, तुम्हें पता है कोई भी डाउट खाली नहीं जाता। ठीक है, डाउट अच्छे से क्लियर होंगे, हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, बदले में मुझे बस तुम्हारी मेहनत चाहिए। ठीक है, मेहनत यानी असली वाली मेहनत। अभी मैं इसलिए तुमसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। आराम से चलो, ये चैप्टर करो, फिर अगला हम लाइफ प्रोसेसेस करेंगे। मेरे ख्याल से PA1 में लाइफ प्रोसेसेस भी शायद ही पूरा आएगा। अभी कितना पढ़ा है लाइफ प्रोसेसेस? तो अभी फोटोसिंथेसिस बचा है, डाइजेशन बचा है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। 1 महीने में हो पाएगा ये। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर भी पूरा है, इस पर भी मुझे डाउट है। हम कर लेंगे, ठीक है, या फिर नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट उतना कर लेंगे जितना तुम्हें आ रहा है, और अच्छे से करेंगे, समझ के करेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या है, कॉन्सेप्ट से समझेंगे। ठीक है, प्लांट के अंदर घुस के करेंगे अपन। ठीक है, डाइजेशन अपने शरीर के अंदर घुस के करना है, सीखना है। ठीक है, बाहर बाहर से नहीं सीखना, हमें सच में इंटेस्टाइन के अंदर जाना पड़ेगा विलाई को देखने के लिए, हमें एल्वियोलाई को देखने के लिए लंग्स के अंदर जाना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा कि कैसे वहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। समझ आया? तुम्हें हार्ट के अंदर जाना पड़ेगा देखने के लिए कि कौन सा ब्लड किस चेम्बर में बह रहा है। समझ आया? किडनी में जाना पड़ेगा देखने के लिए कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ये सारी चीज़ें तुम्हें एक्चुअल में थोड़ा इमेजिन करनी पड़ेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बायोलॉजी जो है इस साल का थोड़ा सा इमेजिनेटिव है, कॉन्सेप्चुअल है। पिछली बार तो रट लिया, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस है, प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में नहीं है। ऐसा इस बार नहीं है, इस बार बहुत समझना है। तो माइंडसेट बना लो, ठीक है। सोच लो कि तुम्हें पढ़ना नहीं है इस साल, पढ़ने से ज़्यादा क्या करना है, तुम्हें सीखना है इस साल। ठीक है, समझ लो यहाँ पर मैं तुम्हारी क्लास नहीं ले रहा हूँ, यहाँ मैं तुम्हें ना खाना बनाना सिखा रहा हूँ। जब कोई खाना बनाना सिखाता है तो क्या ऐसे कॉपी पेन लेके बैठ जाता है सामने उसके सीखने वाला? वो देख के सीखता है, वो समझता है। ठीक है, अब तुमसे मैं खाना बनाना सिखाऊंगा तो तुम ऐसे कंफ्यूज नहीं हो सकते कि मुझे गैस पहले जलानी है कि खाना बनाने के बाद जलानी है, सारी चीज़ें डालने के बाद जलानी है। तुम्हें कॉन्सेप्चुअली पता है कि पहले क्या जलाओगे, गैस जलाओगे, तब उस पर बर्तन रखोगे, फिर उसमें तेल डालोगे। वैसा थोड़ी कि तुमने मसाले और सब्ज़ी पहले डाल दी, लास्ट में तेल डाल रहे हो। ऐसा कर सकते हो क्या? ये कॉन्सेप्ट है, ये समझना है हमें कि पहले तेल डालना ज़रूरी है। यही चीज़ें यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊँगा कि पहले क्या करना है, बाद में कैसे पढ़ना है, पहले कौन सी चीज़ें बेसिक आनी चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए। ये मैं तुम्हें क्यों पहले करा रहा हूँ? ये कौन सी क्लास की चीज़ है?
प्रीवियस क्लास की, 9th क्लास की। पहले क्यों करा रहा हूँ? ताकि आगे समझ आए। मेटल नॉन मेटल में सीधे बोल देंगे भैया सोडियम कार्बोनेट। अब बैठे हो क्या होता है, कार्बोनेट में तुम कार्बन की जगह एस लगा दो। समझ आया? यही गलती ना हो इसलिए ये एक बार अच्छे से पढ़ के आ जाए। समझ आए? ये एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, फॉर्मूलाज बनाने आ जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि किसी भी चैप्टर के किसी भी पार्ट में जहाँ पर केमिकल इक्वेशंस हो रही हैं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चल के कैसी कैसी रिएक्शंस आएंगी बोला जाए। जैसे सेकेंड चैप्टर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में बोला जाएगा व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड। अब तुम्हें मेटल का एग्जाम्पल पहले तो पता होना चाहिए। मेटल यानी मान लो सोडियम रिएक्ट्स विद एसिड, एसिड में तुम्हें पता होना चाहिए एसिड क्या। अब मैंने बोला सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या मैंने बोला सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हाइड्रोजन सल्फाइड, नाम तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने बोला उससे बनी हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन होती है, H हाइड्रोजन नहीं होता, गैस के फॉर्म में निकलती है, अकेले नहीं निकलती, मिल के निकलती है। तो अगर तुमने वहाँ पर H लिख दिया एग्जाम में जाके कैंसिल हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट को तुमने Na2CO3 की जगह NaCO3 लिख दिया, कैंसिल हो जाएगा। तो यही मैं बता रहा हूँ कि बेसिक चीज़ यही है, तुम्हें बाद में जाकर उन चीज़ों को सही करने के लिए ये पहले समझना पड़ेगा। समझ आ गया? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। बेसिक बता दिया है पूरा, कल बुक लेके आना, ठीक है ना। और एक और बुक है मेरे पास जिसका नाम है ऑल इन वन। ठीक है, ऑल इन वन में चैप्टर्स भी होते हैं, उन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी होता है, उन चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, और उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर कौन से क्वेश्चन आए वो भी होता है। ठीक है, वो बुक है मेरे पास, तो उसके क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, नोट्स में तुमको, अगर मैं कोई ग्रुप बना रहा हूँ या कोई चैनल बना रहा हूँ उसमें मैं ग्रुप और ये वीडियो डालता रहूँगा, ग्रुप और नोट्स और ये वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर करेंगे। ठीक है ना, चलो।